स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म स्टडी IQ IAS में। मैं आपके सामने दोस्तों PIB का वीकली एनालिसिस लेकर उपस्थित हूं, जिसके अंदर में हम PIB के जून महीने के सेकेंड वीक का वीकली एनालिसिस करेंगे। 6 जून से लेकर 12 जून का हम एनालिसिस करने वाले हैं। जल्दी से मूव करते हैं, और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पर, टेलीग्राम पर, तीनों जगह पर कमेंट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर PDF जो है यहीं पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? प्रशांत तिवारी PDF। यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी सेशन की। चलिए जल्दी से मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि स्टडी IQ का लाइव बैच एक बैच शुरू हो चुका है, जिसे हम में इवनिंग बैच शुरू हो चुका है, और मॉर्निंग बैच 11 जुलाई से शुरू होने वाला है, जिसके अंदर में क्लासेस जो हैं आपकी सुबह 8 बजे क्लासेस हुआ करेंगी। ये बैच जो है 11 जुलाई से शुरू होने वाला है, और इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली हैं वो एक बार बता देता हूँ। जैसे आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से आपको GS मिलेगा, जनरल स्टडीज़ मिलेंगी। GS की प्रैक्टिस करने के लिए आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ मिलेगी पूरी की पूरी, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। करंट अफेयर के लिए दोस्तों वीडियो भी मिलेगी, PDF भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। आपको जो क्रैश कोर्स होता है प्रीलिम्स से पहले वो भी कराया जाएगा, CSAT भी कराया जाएगा, हैंड रिटन नोट्स वैसे ही मिलेंगे। सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगी, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाएगी, सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आपको क्या करना है? PRT लाइव ये कोड यूज़ करना है, और आपको ये कोर्स 18,999 रुपये में मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप सभी इसको जल्दी से जल्दी ग्रैब करिए, इसको मिस मत करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो सबसे पहले अगर न्यूज़ को देखा जाए दोस्तों, तो एक्सरसाइज खान क्वेस्ट प्लीज इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा। ये क्या है? मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है। तो याद रखिएगा, एन इंडियन आर्मी कंटिजेंट इज पार्टिसिपेटिंग इन द एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2022। ये क्या है? मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज है, पहली बात तो याद रखिएगा। दूसरा दोस्तों, ये कहां पर होस्ट किया गया है इस समय? मंगोलिया के अंदर में। तो प्लीज याद रखिएगा, इसके अंदर में 16 कंट्रीज की कंटिजेंट ने क्या किया है? पार्टिसिपेट किया, इंक्लूडिंग इंडिया। तो ये क्या है? मल्टीनेशनल है, इस चीज को याद रखिएगा। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन है, एक्सरसाइज सूर्य किरण हम किसके साथ क्या करते हैं? करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है UPSC के अंदर में एक बहुत बड़ी टेंडेंसी है कि वो क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछ लेते हैं आपके किस कंट्री के साथ में कौन सी एक्सरसाइज हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको प्लीज क्या करिए, कनेक्ट करके रखिएगा, ठीक है। तो अगर एक्सरसाइज ऐसी होती है तो उनका मतलब मेन मकसद क्या होता है? उनका मेन मोटिव ये होता है कि जो मिलिट्री टू मिलिट्री जो कोऑपरेशन है उसको कैसे बढ़ाया जाए। उनका मेन मकसद ये भी होता है कि इंटरऑपरेबिलिटी को कैसे बढ़ाया जाए, ट्रस्ट को कैसे बढ़ाया जाए, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाया जाए। ये सारी चीजें क्या है इसके अंदर में रहती हैं दोस्तों, ठीक है। द मिलिट्री एक्सरसाइज विल एनहांस द लेवल ऑफ डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन इंडियन आर्मी एंड पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज, ठीक है। चले तो आगे बढ़ते हैं, अगले आर्टिकल की तरफ देखें। और अगला आर्टिकल है दोस्तों, इंडिया का जो मरीन एक्सपोर्ट है वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। दरअसल आप सभी अगर देखेंगे तो भारत का अगर मैप देखें तो भारत के मैप में ये पूरा का पूरा एरिया मरीन कोस्टल एरिया है। अब कोस्टल एरिया में दोस्तों आप बहुत प्रकार की चीजें क्या कर सकते हैं? डेवलप, मछली पालन हो गया, एक्वाकल्चर हो गया, और भी बहुत सारी चीजें होगी। ऐसे कई सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इन्हीं रीजन के अंदर में करे जा सकते हैं। तो इसका आप बहुत ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं अपनी इकोनॉमी के अंदर में, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के तौर पर। तो कैसे धीरे धीरे एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए उसके लिए काम किया जा रहा है, और उसी का ही इस आर्टिकल में क्या किया गया है, जिक्र किया गया है कि जो है आपकी जो इंडिया है वो जो आपके मरीन प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट को है वो हम क्या करना चाहते हैं, उसको कौन से लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं? 1 लाख करोड़। अभी प्रेजेंटली कितना? 50,000 करोड़ रुपए का हम क्या करते हैं, जो आइटम हम एक्सपोर्ट करते हैं उसको हम 1 लाख करोड़ के ऊपर ले जाना चाहते हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर हमारा एक्सपोर्ट इसके अंदर में क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो पहली बात तो आप समझते हैं कि एक्सपोर्ट जितना ज्यादा इंक्रीज होगा करेंसी के लिए उतना ज्यादा बेनिफिशियल है।
करंट अकाउंट डेफिसिट वाला जो इश्यू रहता है उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरी चीज दोस्तों, अगर ये चीज क्या होती है धीरे धीरे इंक्रीज होती है तो इसके ऊपर में जो मछली पालन हो गया या अलग अलग प्रकार की जो चीजें होगी उसके ऊपर में जो डिपेंडेंट हैं, जो मछुआरे हैं, जो लोग हैं, जो फैमिलीज डिपेंडेंट हैं, उनकी लाइफ के अंदर में भी चेंजेस आते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिशिंग सबसे इंपॉर्टेंट जो है, फिशिंग जो है उसके अंदर में क्वालिटी, क्वांटिटी, लार्ज स्केल पर फिशिंग करना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर लार्ज स्केल पर आप नहीं करेंगे यानी कि क्वांटिटी और साथ में क्वालिटी ये चीज नहीं कर पाएंगे तो आप उस स्केल पर आप एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को अचीव नहीं कर पाएंगे। और जब आप एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को अचीव नहीं कर पाएंगे तो प्रॉब्लम ये होगी कि आप मार्केट में वर्ल्ड के अंदर में सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो सारी की सारी चीजें हैं। अब आपको क्या करना है, साथ में आप देखिए लोगों को क्या करना है, अब आपको एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा, असिस्ट करना पड़ेगा, एनकरेज करना पड़ेगा, आपको फंड भी प्रोवाइड कराना होगा, आपको टेक्निकल सपोर्ट भी करना पड़ेगा। सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ेंगी जिससे क्या हो वो क्वालिटी वाली चीजें क्या करें, कैच कर सके, क्वालिटी एनश्राइन कर सके उन चीजों के अंदर में, और साथ में ही क्वांटिटी भी क्या करें, एनलार्ज क्वांटिटी के अंदर में चीजें क्या करें, कैच करें, और उसके बाद में उनका आप एक्सपोर्ट बढ़ाएं। अब देखिए इंडिया के लिए फ्यूचर मार्केट और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ये चीज समझिए कि हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ में जैसे यूके के साथ में, ईयू के साथ में, कनाडा के साथ में, ऑलरेडी हमने यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या क्या फाइनलाइज कर लिया। अब ये जो कंट्रीज हैं ये बहुत बड़ी मार्केट है किस चीज के लिए, फिशरीज, फिशरमैन के लिए बहुत बड़ी मार्केट है। तो आप खुद सोचिए ये जो आपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करे, अब यहां पर अगर मान के चलिए आप अपने जो मरीन प्रोडक्ट्स हैं उनको आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो दरअसल एक्सपोर्ट के लिए सबसे बड़ी चीजें क्या होती हैं, क्वालिटी सर्टिफिकेशन। इसमें आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अब कई बार प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे पास प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन क्वालिटी सर्टिफिकेशन उस लेवल पर नहीं हो पाता। तो आप समझिए कि भारत एक्सपोर्ट मल्टी डायमेंशनल वे में चीजें बढ़ा, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को हम बढ़ाने की कोशिश करें, ऐसी मरीन के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी हम एक्सपोर्ट को क्या करना चाह रहे हैं, बूस्ट करना चाह रहे हैं। तो सारी की सारी चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट है। और ये अगर मान के चलिए धीरे धीरे अगर एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा। अब एक और चीज है, एक्सपोर्ट के अंदर में एक और प्रॉब्लम होती है, अब जैसे सी फूड है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, आपने कैच तो कर लिया लेकिन उनको प्रोसेस करने के लिए सही जगह आपके पास में प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ही नहीं है, आपके पास में कोल्ड स्टोरेज ही नहीं है। तो इस प्रकार का भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तभी तो ये सारी की सारी जो इंडस्ट्रीज हैं या क्या कर पाएंगी, ग्रो कर पाएंगी और मार्केट में क्या कर पाएंगी, कंपीट कर पाएंगी। ठीक है, चलें आगे बढ़े, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला जो है दोस्तों, नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको स्थापित किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये इंस्टीट्यूट कहां पर बनाया गया है, तो याद रखिएगा द इंस्टीट्यूट ये हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन न्यू दिल्ली। कहां पर, न्यू दिल्ली के अंदर में। और किसके अंडर में काम करेगा, किस मिनिस्ट्री के अंदर में, आपको पता मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर में काम करेगा। और भारत के अंदर में अगर देखा जाए तो 26 ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जो सपोर्ट किसके द्वारा चलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा काम करते हैं। दिस नेशनल इंस्टीट्यूट विल एक्ट एज लिंक टू कनेक्टिंग डाइवर्स ट्राइबल सोसाइटीज। अब देखिए एक और चीज समझने की कोशिश करिए, आपने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में सुना होगा। अब ट्राइबल से रिलेटेड इश्यूज, वहां पर क्या कल्चर है, वहां पर क्या नॉर्म्स हैं, उनको कैसे मेन स्ट्रीम में लाया जाए, कैसे जो ये वायलेंस है उसको कम किया जाए, ये सारी चीजें इस इंस्टीट्यूट के अंदर में क्या होंगी, की जाएंगी। और यहां पर प्रमोट किया जाएगा ट्राइबल कल्चर को, प्रमोट करना, ट्राइबल जो कल्चर है उसको कैसे प्रिजर्व किया जाए उसके बारे में रिसर्च करना, सारी चीजें इस इंस्टीट्यूट में होंगी दोस्तों। ठीक है, तो ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट का काम करेगा। ऑब्जेक्टिव क्या कहता है, इंस्टीट्यूट इंटेंड टू वर्क इन द एरियाज ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट, ट्राइबल लोगों की जो लोग हैं उनके डेवलपमेंट के अंदर में काम करेगा। ऑफरिंग सॉल्यूशन टू द ट्राइबल इनहेबिटिंग एरियाज हिट बाय लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। अब क्या है दोस्तों, जहां पर ट्राइबल लोग रह रहे हैं वहां पर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बहुत ज्यादा है। अब उसके कारण में उनका भी जो जीवन चल रहा होता है उसके अंदर में भी बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। तो उस परेशानियों को कैसे कम किया जाए, ठीक है, कई सारे प्रोजेक्ट को ये मॉनिटर करेंगे, कैसे इंप्रूवमेंट की जाए क्वालिटी ऑफ रिसर्च के अंदर में, ट्रेनिंग के अंदर में, सारी चीजें इसके अंदर में करना होगा। और ये कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट और रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ में क्या करेगा, कोलैबोरेट भी करेगा। तो प्लीज याद रखिएगा न्यू दिल्ली के अंदर में है, सारी की सारी चीजें हैं। ठीक है, क्लियर है। और पॉलिसी इनपुट देगा, ट्राइबल अफेयर्स को भी देगा, स्टेट वेलफेयर डिपार्टमेंट को भी देगा, सारी की सारी चीजें हैं। तो ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को कैसे इंप्रूव किया जाए ट्राइबल लोगों की, ये सारी चीजों में क्या करेगा, ये हेल्प करने वाला है आने वाले समय में। अगला दोस्तों, आपको पता है आर्टिकल मैं कई बार जिक्र कर चुका हूं,
आरबीआई क्या कर रहा है, उसने रेपो रेट को क्या करा है, इंक्रीज कर दिया है। बहुत डिटेल में मैंने हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस में सारी चीजें कराई हैं आपको। तो अगर मैं एक बार आपको फिर से कराने की कोशिश करूं तो एक बार मैं फिर से आपको बता सकता हूं कि आखिर ये हो क्या रहा है। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हमारे कंट्री इकोनॉमी जो है दोस्तों वो किससे गुजर रही थी, बहुत बड़े स्लो डाउन से, क्योंकि कोविड के कारण में क्या हुआ, लॉकडाउन लगा। अब स्लो डाउन के कारण में आपको क्या करना है, मार्केट के अंदर में मनी के जो सप्लाई है उसको क्या करना है, इंक्रीज करना है। अब आखिर मार्केट में मनी सप्लाई क्यों चाहिए होता है, दरअसल मार्केट में जब मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो बेसिक फिनोमेना ये देखा गया, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है यानी कि आपके यहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो रही है। तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आपको क्या चाहिए, मनी सप्लाई इंक्रीज करना है। अब क्या हुआ था, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्लो डाउन थी। अब ये मनी सप्लाई को डिसाइड कौन करता है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है क्या दोस्तों, रेपो रेट। क्या, रेपो रेट। तो रेपो रेट का मतलब क्या होता है, रेपो रेट का मतलब हो गया रीपर्चेज। तो रीपर्चेज का मतलब क्या, आरबीआई यहां पर बैठे हैं और यहां पर बैंक है, तो ये ऐसा रेट है रेपो रेट जिस पर ये बैंक यानी कि एसबीआई फॉर एग्जांपल एसबीआई, कैनरा, कोई भी बैंक, ये क्या करते हैं, लोन लेते हैं, पैसा लेते हैं किससे, आरबीआई से। अब मान के चलिए अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो यानी कि जो इंटरेस्ट रेट आपको और मुझे मिलता है वो भी बढ़ेगा, और अगर मान के चलिए जो रेपो रेट है वो क्या होगा, कम होगा, तो जो इंटरेस्ट रेट आपको और मुझे जिस पर लोन मिलता है उससे क्या होगा, वो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा। यानी कि ये रेट जो है, ऐसे ही दोस्तों रिवर्स रेपो रेट वो भी है। ये सारी की सारी चीजें डिसाइड करते हैं कि मार्केट के अंदर में मनी सप्लाई इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अब दिक्कत क्या हुई कि हमने इकोनॉमिक चीजों को सर्वाइव करना था, रिवाइव करना था, इकोनॉमिक रिकवरी की तरफ जाना था, तो हमने बहुत सारा क्या किया, ये मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए रेपो रेट को सबसे लोवेस्ट लेवल पर रखा। बट रिसेंट टाइम के अंदर में बहुत सारे फैक्टर्स के कारण में, ऑयल फैक्टर, ग्लोबल क्राइसिस, सप्लाई डिमांड, ये सब के कारण में क्या हुआ, जो प्राइसेस हैं हमारे इंडिया के अंदर में प्रोडक्ट्स के यानी कि इन्फ्लेशन, वो क्या है, बहुत ज्यादा हाई हो गए। क्या हो गए, हाई हो गए। अब प्रॉब्लम क्या है कि आरबीआई का मैंडेट ये है कि उनको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है। क्या करना है, महंगाई को कंट्रोल करना है। किस रेट पर, 4 पर रखना है, +-2। इसका मतलब क्या कि -2 यानी कि 2 तक जा सकता है और +2 यानी कि 6 तक जा सकता है, और आइडियल कितना रहना है, 4 रहना चाहिए। ये रहना चाहिए। किसके पास, किसका मैंडेट है, आरबीआई का। भारत के अंदर में जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग होती है वो किसके द्वारा होती है, आरबीआई के द्वारा होती है। ये चीज प्लीज याद रखिएगा। अब इन्फ्लेशन को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि मार्केट के अंदर में आप क्या करिए, मनी सप्लाई को कम कर दीजिए। मनी सप्लाई को आप धीरे धीरे करके क्या कर दीजिए, मार्केट के अंदर डिक्रीज कर दीजिए। और अभी मैंने आपको बताया कि मनी सप्लाई को डिक्रीज करने के लिए क्या फिनोमिना अपनाया जाता है कि आप रेपो रेट को क्या करिए, इंक्रीज कर दीजिए। तो यही क्या किया है, आरबीआई ने अभी किया है। तो आरबीआई क्या गवर्नर साहब ने अकेले डिसीजन ले लिया, नहीं, उसके लिए कमेटी बनी है जिसको हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसके अंदर में दोस्तों 6 मेंबर होते हैं। 6 मेंबर के अंदर में 3 मेंबर आरबीआई की तरफ से होते हैं और 3 मेंबर गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, और ये मिलकर डिसीजन लेते हैं कि जो भी रेट चलेंगे इंडिया के अंदर में उनके क्या रेशियो रहेगा, क्या परसेंटेज रहेगा। तो पूरा का पूरा मैंने क्रक्स आपको यहां पर क्या करा है, डिफाइन कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। तो आरबीआई ने क्या किया है, रेपो रेट को हाइक कर दिया है। और वो क्यों किया है, क्योंकि किसने किया है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने हाइक किया है। किस लिए किया है दोस्तों, इन्फ्लेशन से कैसे बचा जा सके। ठीक है, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है हमारा वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो प्लीज याद रखिएगा, सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला जो है दोस्तों, एक ऐप लॉन्च की गई है, CISS एप्लीकेशन ये लॉन्च की गई है। इसका क्या है, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है, जो रोड पर जो बच्चे हैं, उनकी हेल्प के लिए ये क्या किया गया, ऐप को लॉन्च किया गया। तो प्लीज याद रखिए एग्जाम के अंदर में, तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने क्या किया है, एक ऐप लॉन्च करी है। किसके अंडर में, एक उनका एक पोर्टल है, बाल स्वराज पोर्टल, उसके अंडर में इस ऐप को उन्होंने क्या किया है, लॉन्च किया है। तो प्लीज याद रखिएगा, एक क्या है, पोर्टल है बाल स्वराज पोर्टल, और उस पोर्टल के अंदर में उन्होंने इस ऐप को क्या है, लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा, ठीक है। और ये एप्लीकेशन किस काम से आएगा, CISS की फुल फॉर्म क्या है, चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन। ठीक है, क्लियर है। स्ट्रीट सिचुएशन के अंदर में जो बच्चे हैं उनकी हेल्प करने के लिए इस चीज को लॉन्च किया गया। तो इट विल ऑपरेट अंडर द बाल स्वराज पोर्टल। और बाल स्वराज पोर्टल के अंदर में दोस्तों जो किसने लॉन्च किया था, NCPCR ने लॉन्च किया। किस चीज के लिए लॉन्च किया था, ऑनलाइन ट्रैक करने के लिए, डिजिटल रियल टाइम मॉनिटरिंग करने के लिए बच्चों को जिनको क्या है हेल्थ और जिनको केयर की, प्रोटेक्शन की
सपोर्ट की नीड है उसके लिए शुरू किया था। ठीक है, अब इस पोर्टल के अंदर में दो चीजें हैं, एक क्या है कोविड केयर है और दूसरा क्या है CISS यानी कि चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन। तो चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन के अंदर में क्या क्या चीज होंगी, जैसे मान के कोई बच्चा अगर सड़क पर अकेले रह रहा है, दिन में रहता है, स्ट्रीट पर अपनी फैमिली के साथ रहता है, तो इन सब की क्या है हेल्प करने के लिए CISS क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये बस याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको पता है ऐसी कई सारी चीजें पूछ ली जाती है। और ये जो बनाया गया एप्लीकेशन डेवलप की गई है किसके डायरेक्शन पर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के डायरेक्शन पर इसको बनाया गया है, ये भी चीज याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी PDF में आपके साथ शेयर कर दूंगा, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, अभी बस खाली इस फ्लो में आप मेरे साथ पढ़ते रहिए कि ये क्या क्या चीजें कैसे कैसे चल रही हैं। ठीक है, चलें अगले आर्टिकल को देखते हैं। तो ऑफशोर विंड एनर्जी इन इंडिया। ऑफशोर का मतलब क्या है ये समझिए कि समुद्र में आप दूर, यानी कि शोर का मतलब क्या हो गया, आप जो हमारी जुड़ा हुआ है हमारे साथ में तटीय क्षेत्र, उससे आप दूर, वहां पर क्या लगाते हैं, ये विंड प्लांट लगाते हैं, आप देख रहे हैं। और यहां पर क्या करते हैं आप, यहां से क्या होती है, ये गोल गोल घूमता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि समुद्र में जो दूर की तरफ में होता है वहां पे हवा बहुत तेज चलती है। अब उसको आप यूटिलाइज करना चाहते हो, यानी कि उस विंड को आप क्या करना चाहते हैं, यूटिलाइज करना चाहते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करेंगे। अब मान के चलिए आपने इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर लिया, तो इस इलेक्ट्रिसिटी का क्या होना चाहिए, ट्रांसमिशन भी होना चाहिए, जहां पर आप लोगों तक इस इलेक्ट्रिसिटी को क्या करें, पहुंचा सके। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, वो क्या करें, आपस में बात कर रहे हैं कि कैसे ट्रांसमिशन प्लान किया जाए ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोडक्ट इंडिया के अंदर में। ठीक है, तो एक तरीके क्लीन है, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के साथ में इंडिया के साथ समस्या क्या है कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी हम कोयले को जलाकर कर रहे हैं। अब जब कोयले को जलाकर आप ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उससे बहुत ज्यादा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है। अब वो ग्लोबल वार्मिंग वाला सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो इसलिए क्या करना, उसको धीरे धीरे कम करना है। इसलिए हम ज्यादातर किस पे जा रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ में जा रहे हैं। तो वहां पर ये क्या काम कर सकता है, और आपको पता है कि ये जो विंड चलती है हाई सीज के अंदर में, वहां पर बहुत स्पीड रहती है, तो उसके कारण ये घूमेगा, और उसके कारण में घूमने के कारण में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा। अब वहां से उसको कैसे लैंड तक लेकर आया जाए, जमीन तक लेकर आया जाए, ये सबसे बड़ा बैरियर है, ये सबसे बड़ी परेशानी रहती है। तो उसके लिए क्या करना है, काम करना है। ठीक है, ठीक है, तो ये कर रहे हैं सारी की सारी चीजें, और सी बेड पे इक्विप कर दिया जाता है। अब जैसे ये देखिए यहाँ पर इमेज अगर दिखाना चाहूँ तो इमेज शायद होगी, तो ये प्लीज याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि अभी धीरे धीरे बात चल रही है। तो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर में हमारे बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, जैसे सोलर हो गया, विंड हो गया, विंड एक घरों नॉर्मल जगह पे हो गया, एक ऑफशोर वाला विंड हो गया, एक टाइडल, ये सारी चीज होगी, हाइड्रो वाली होगी, तो सारे के सारे रिन्यूएबल एनर्जी के फीचर्स हैं। अगला आर्टिकल अगर देखें दोस्तों, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में अगर देखा जाए दोस्तों, तो अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो हमारे यहाँ पर आर्टिकल 62, हमारे संविधान के अंदर में आर्टिकल 62 दोस्तों क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 324 ये बताता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कौन कराते हैं, हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराते हैं। तो ये एक चीज याद रखिएगा, मैं यहाँ पर कुछ चीजें आपको बता दूं कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है वो, या वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या कि आप डायरेक्ट नहीं चुनते, आपने किन्हीं लोगों को चुन रखा है, फिर वो जाते हैं आगे उनको चुनने के लिए। तो कौन कौन होते हैं मैं बताता हूं, कौन कौन वोट करते हैं इलेक्शन। तो यहां पर कौन होते हैं, चाहे आप MP हैं आपके, कौन से इलेक्टेड। अब यहां से आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि राज्यसभा और लोकसभा के अंदर में जो MPs होते हैं वो नॉमिनेटेड भी होते हैं, तो वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, यानी कि इलेक्शन के अंदर में। कौन, इलेक्शन की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों। ठीक है, तो इसके अंदर में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही दोस्तों इलेक्टेड मेंबर ऑफ MLA, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनको MLA बोला जाता है, कहां के, हर स्टेट के। ठीक है, और साथ में ही दोस्तों कौन, साथ में ही कौन, आपके यूनियन टेरिटरीज जिनके पास में लेजिस्लेटिव असेंबली, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, ये तीसरा जो बना है जिसके पास में लेजिस्लेटिव असेंबली, यूनियन टेरिटरी, इनके भी MLAs क्या करते हैं, वोट में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो प्लीज याद रखिएगा, ऑल इलेक्टेड MPs ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यूनियन टेरिटरी विद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उनके भी मेंबर्स इसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये प्लीज याद रखिए, कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कराते हैं। अब इनके इंपीचमेंट का भी एक बार देख लेते हैं। आप सभी को पता है वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट साहब और वाइस प्रेसिडेंट साहब का अगर इंपीचमेंट होता है तो इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं।
तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, आप देखिए यहां पर नॉमिनेटेड मेंबर्स ने पार्ट नहीं किया, बट यहां पर वर्ड यूज किया था ऑल मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, सिर्फ और सिर्फ यही पार्टिसिपेट करते हैं किसके, इंपीचमेंट के अंदर में। यानी कि जो वोट के अंदर में आपके स्टेट के लेजिस्लेचर के एमएलए थे वो इंपीचमेंट में पार्ट नहीं करते हैं, लेकिन जो वोट करते समय पर, इलेक्ट करते समय पर जो नॉमिनेटेड पर्सन थे जो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, इंपीचमेंट में। ये डिफरेंस याद रखिएगा, एग्जाम के अंदर में ये चीज आपसे पूछी जाएगी। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का जिक्र हो रहा है, इसलिए मैंने आपके साथ में यहां पर ये चीज क्या करी, डिस्कस कर ली। अगला जो आर्टिकल है दोस्तों, NFRA, ये अथॉरिटी है, उसके बारे में हम जिक्र कर लेते हैं। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, इन्होंने क्या किया, एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है हाई क्वालिटी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में। इसमें बहुत सारे ऑडिटिंग से रिलेटेड बड़े बड़े अकाउंटेंट्स, बड़े बड़े क्या में रिसर्चर, बड़े बड़े एक्सपर्ट इसमें आएंगे, लेक्चर देंगे, सारी चीजें होंगी। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि इस अथॉरिटी को किस कब बनाया गया, किस मिनिस्ट्री के अंदर में काम करता है। तो प्लीज याद रखिएगा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी ये 2018 में एस्टैब्लिश की गई है, किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। किस एक्ट के तहत में, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। और इसका काम क्या है, ये रूल्स बनाते हैं, एम्फसाइज द क्रिएशन ऑफ एन अथॉरिटी टू प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स एंड अदर्स। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। और इनके पास में हाई क्वालिटी जो अकाउंटिंग मैकेनिज्म है, जैसे आपको पता है चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए वगैरह, तो हमारे यहाँ पर अकाउंटिंग कैसे होनी चाहिए, अकाउंटिंग की क्वालिटी कैसे होनी चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पर हमारी अकाउंटिंग की जो क्वालिटी है उसको कैसे स्टैंडर्डाइज किया जाए, उनके इक्विवेलेंट लाया जाए, उसके लिए इसके अंदर में काम किया जाए। आपके लिए मेन क्या है, ये है कि ये बॉडी है और यहां से क्वेश्चन है, ठीक है, कि ऑडिट कैसे हो, ऑडिट का मैनेजमेंट कैसा हो, सारे रिकमेंडेशन इनके द्वारा दिया जाता है। ठीक है, चले आगे बढ़े। अब आप सभी ने दोस्तों एक मूवी देखी होगी RRR, और RRR मूवी के अंदर में रामचरण जो एक्टर है, रामचरण, उनके जो रोल है, जो किरदार है, उसके बारे में आपने पढ़ा होगा या देखा होगा। तो वो जो रोल और जो किरदार निभा रहे हैं वो किससे इंस्पायर्ड है, अल्लूरी सीताराम राजू जी से इंस्पायर्ड है, प्लीज याद रखिएगा। और अभी सरकार ने कहा है कि 1922 में, क्योंकि एक प्रोटेस्ट हुआ था, एक रिवोल्ट हुआ था, उसके कारण में कहा है कि 2022 को हम एक साल का पूरा सेलिब्रेशन मना के रूप में मनाने वाले हैं। ये कोशिश की जा रही है कि जिनके बारे में लोगों को नहीं पता, जिनके बारे में लोगों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, उन नेशनल हीरोज को भी लोगों के सामने लाया जाए, उनके बारे में भी लोगों को बताया जाए। तो ये उससे रिलेटेड आर्टिकल है, प्लीज याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा प्रीलिम्स में। तो अभी ये 125वीं बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है, ऑफ द रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर, कौन, श्री अल्लूरी सीताराम राजू जी, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, जन्म कब लिया था, 4 जुलाई 1897 को जन्म लिया था। और आज ही आप इस सेशन को देख रहे हैं तो 4 जुलाई तो बहुत ज्यादा है, 125 साल, इसलिए इसको क्या किया जा रहा है, 125वीं बर्थ एनिवर्सरी को क्या किया जा रहा है, क्या करा जाएगा, मनाया जाएगा उनके। और साथ में ही उनके जो 100th ईयर भी मनाया जाएगा, किस चीज का, जो पॉपुलर उन्होंने क्या किया था, जिसका नाम क्या था दोस्तों, फ्रीडम स्ट्रगल, जिसका नाम था रामपा। क्या नाम था, रामपा, प्लीज याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। और इन्हें मनयम विरोधी भी कहा जाता है। और साथ में याद रखिएगा, रंपा रेबेलियन जिसको बोला जाता है, रंपा बोला जाता है, रंपा जो हमने आर्म्स के साथ में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, विद्रोह जो हुआ था, उसके साथ में इसको क्या बोला था, मनियम विद्रोह भी बोला जाता, रिवोल्ट भी बोला जाता। प्लीज याद रखिएगा, सारी की सारी चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट है। इनको हीरो ऑफ जंगल बोला जाता था। तो अल्लूरी सीताराम राजू जी ने क्या किया था, रंपा रेबेलियन को क्या किया था, लीड किया था। ब्रिटिश राज के जो वो 1872 वाला जो एक्ट था, फॉरेस्ट एक्ट, जिसके अंदर में उस एक्ट ने क्या किया था, एक तरीके से रोक लगा दी थी ट्राइबल पॉपुलेशन के अंदर में कि वो फॉरेस्ट में नहीं जा सकते, फॉरेस्ट में रह नहीं सकते, फॉरेस्ट की जो रिसोर्सेज उनका यूज नहीं कर सकते। तो उसके अगेंस्ट में उन्होंने ये किया था, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। 1922 से लेकर 1924 तक ये हुआ था। और उसके बाद में इनको क्या किया था, अरेस्ट कर लिया था और वहीं पर ही पेड़ पर टांग कर इनकी हत्या कर दी गई थी, गोली मार दी गई थी। तो प्लीज याद रखिए, आप सबके सब हम सब मूवी देख लेते हैं, मेरे को बड़ी हैरानी होती है कि कई सारे बच्चे ऐसे हैं, इवन मेरे दोस्त भी ऐसे हैं, जिन्होंने ये मूवी देखी बट उनको ये पता ही नहीं है कि इस रियल टाइम स्टोरी के ऊपर में ये बेस्ड है, ठीक है। तो मतलब पूरी मूवी ही रियल नहीं है, मूवी में बहुत सारा तड़का और ये सारी चीजें लगाई गई हैं, बट जो किरदार है वो यहां से है, ठीक है। चलें आगे बढ़े, तो याद रखिएगा। अगला आर्टिकल जो है दोस्तों, वेस्टर्न जोनल काउंसिल की 25th मीटिंग हो रही है। अब दरअसल अब यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा जोनल काउंसिल। तो जोनल काउंसिल कैसे बनी, क्या है, कैसे मीटिंग, होम मिनिस्टर साहब इसके क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं।
तो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि जो काउंसिल बनी है जोनल काउंसिल, दरअसल भारत बहुत बड़ा देश है। अब भारत के अंदर में हर रीजन के अंदर में कोऑपरेशन कैसे रहे कि इस रीजन के अंदर में डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो, रीजनल कोई डाइवर्सिटी या रीजनल कोई डिवाइड पैदा ना हो जाए, इसके लिए क्या किया गया 1956 के अंदर में जो एक्ट आया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उन्होंने क्या किया कई सारे जोनल काउंसिल का क्या किया एस्टेब्लिशमेंट किया। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आप कहोगे नहीं, ये क्या है स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्या है स्टैट्यूटरी बॉडी है। और किस एक्ट के तहत बना था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत में बना था दोस्तों, ठीक है। अब यहां पर अगर देखा जाए तो हमारे पास में कई सारी जोनल काउंसिल है, जैसे नदन जोनल काउंसिल है, इसके अंदर में आपका हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, ये सारे के सारे आ जाते हैं, दिल्ली, यूनियन टेरिटरी, चंडीगढ़, पढ़ लीजिएगा। कंट्री स्टेट याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन याद रखिए कि जोनल काउंसिल कौन कौन सी है, फिर सेंट्रल है, फिर ईस्टर्न है, फिर वेस्ट जोनल। अब एक चीज याद रखिएगा, ईस्टर्न का मतलब ये नहीं है आप नॉर्थ ईस्ट वाले उधर चले जाएं, नहीं, नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग बना था लेकिन वो इस एक्ट से नहीं बना था। एक और चीज याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट की जो जोनल काउंसिल है वो 1956 के तहत नहीं बना था। तो क्या वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल था? नहीं, वो भी स्टैट्यूटरी था, लेकिन वो दूसरे एक्ट से बना था। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, तो याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए जो काउंसिल बनी थी दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं जो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल बोलते हैं, वो दूसरे एक्ट से बनी थी। प्लीज प्लीज इस चीज को याद रखिएगा, वो 1956 के तहत नहीं बनी थी। वो कौन से एक्ट के तहत बनी थी? नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1972। कौन कौन है इसके अंदर में? असम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा। याद रखिएगा नागालैंड इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो और इसके चेयरमैन कौन होते हैं? यूनियन होम मिनिस्टर। हर एक काउंसिल के क्या होते हैं? चेयरमैन होते हैं ऑफ ईच ऑफ दिस काउंसिल। तो प्लीज याद रखिए, दो अलग अलग एक्ट की बात करी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब इसके वाइस चेयरमैन कौन होते हैं? जो अभी मैंने स्टेट्स के नाम लिए ना सारे के सारे, अब हर स्टेट के सीएम भी होते होंगे, तो वो रोटेट करते हुए वाइस चेयरमैन के रूप में काम करते हैं। द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट इंक्लूडेड इन जोन एक्ट एज वाइस चेयरमैन ऑफ द जोनल काउंसिल, रोटेशन के आधार पर। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? तो प्लीज याद रखिएगा। अब इन जो जोनल काउंसिल में कोई भी डिसीजन अगर लिया जाए तो वो क्या होता है? एडवाइजरी होता है कि ये चीजें करनी चाहिए, ज्यादा कोऑपरेशन। देखिए, अगर वेस्ट एज ए रीजन आपस में कोऑपरेट कर लें तो एक बहुत बढ़िया इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती है। रीजनल बहुत बड़ी डाइवर्सिटी को हम क्या कर सकते हैं? एक साथ होल्ड करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। यूनिटी के लिए यूनिफाइंग फैक्टर की तरह काम कर सकता है। ऐसे नॉर्थ में हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न हो गया, सबकी प्रॉब्लम यूनिक है, तो वहां को उनको एड्रेस करने के लिए उनमें कैसे कोऑपरेशन रहे और कैसे आगे बढ़े, इस आइडिया के तहत में जोनल काउंसिल्स को बनाया गया था। ठीक है, तो प्लीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला जो है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट 2000 रिपोर्ट आ गई है। तो इस रिपोर्ट को किसने रिलीज किया है? पहली बात तो याद करिएगा, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसको रिलीज किया है। तो पहली बात तो किस मिनिस्ट्री ने रिलीज किया है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। अब ये जो नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट का जो मैकेनिज्म है, किसने शुरू किया था? याद रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, पब्लिक ग्रीवांस, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवांस पेंशन कॉन्स्टिट्यूट, उन्होंने इसको क्या किया था? कॉन्स्टिट्यूट किया था 2019 के अंदर में। अब नाम से ही आप समझ रहे होगे कि कौन कौन से स्टेट, कौन कौन से डिपार्टमेंट, कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज ई सर्विसेज के अंदर में लोगों को ई सर्विसेज बहुत अच्छे से प्रोवाइड करा रही हैं, उनकी रैंकिंग के लिए एक चीज क्या की थी? बनाई गई थी, उनका असेसमेंट किया जाता है। तो ये क्या है? हर 2 साल में निकाला जाता है, प्लीज याद रखिएगा। तो डिजिटल जो गवर्नमेंट, डिजिटल इंडिया की तरफ हम जा रहे हैं, जहां पर भारत सरकार ये कोशिश कर रही है कि जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं, उनको हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल लेवल पर क्या करें? लोगों को पहुंचाएं। ई गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट, तो उसके लिए किया जाता है। और ये क्या करता है? हेल्प करता है किस चीज के लिए? एसेस करने के लिए कि जो सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही हैं, क्या वो सिटीजन्स को मूलभूत सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही हैं, क्या उसमें और सुधार की आवश्यकता है। तो मिनिस्ट्रीज भी अलग अलग हो गई, कई सारे डिपार्टमेंट हो गए, कई सारे, मैंने आपको बताया ना, ई सर्विस डिलीवरी क्या हुई है? इंक्रीज हुई है। इस असेसमेंट में ये पता चला। एक और चीज पता चली कि हमारे देश के अंदर में ई गवर्नेंस की सर्विसेज के अंदर में क्या हो रहा है? प्रोग्रेस हो रही है, इंक्रीज हुआ है। किस चीज का? सेंट्रलाइज्ड पोर्टल का। किस चीज के लिए? ई सर्विसेज के लिए। बहुत सारा है, बहुत सारी चीजें हुई हैं। ठीक है, और ये सारी चीजें अब देखिए, कई सारे स्टेट्स की जो रैंकिंग है, जैसे अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट में देखा जाए तो नागालैंड टॉप पे है, ग्रुप ए के में केरला है, ग्रुप बी में उड़ीसा है और यूनियन टेरिटरीज में जम्मू एंड कश्मीर है। तो रैंकिंग याद रखिएगा, कभी आपसे पूछ ले। अब मिनिस्ट्रीज को देखिए,
तो होम अफेयर्स की मिनिस्ट्री वो फर्स्ट, उसमें उसका डिपार्टमेंट कौन सा, फाइनेंस सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल। तो ऐसे सारी की सारी चीजें हैं, कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब आप समझिए ये मिनिस्ट्रीज कौन कौन सी रैंक पर है, ये हो गया, और कौन कौन से डिपार्टमेंट, कौन कौन से पोर्टल, वो ये रहा, ठीक है। चलें आगे बढ़े। अगला जो है दोस्तों, नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी। अब आपको पता है, मैंने ऑलरेडी एक बार नहीं 2 बार बताया कि कई बार अथॉरिटी बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। अथॉरिटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे, ये किसके तहत एस्टैब्लिश हुआ, कहाँ पे काम करता है, क्या है, कैसे है, तो आपको पता होना चाहिए। तो नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी ये क्या है दोस्तों, ये किसके अंडर में काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इसको कब स्टैब्लिश किया गया, 2010 के अंदर में स्टैब्लिश किया गया था, प्लीज याद रखिएगा। एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन, AMASR, ठीक है, इसके तहत में इसको स्टैब्लिश किया गया था। प्लीज याद रखिएगा किस ऑब्जेक्टिव से, प्रिजर्व करने के लिए। सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी ये सब चीजें हम कर चुके हैं। तो आज के सेशन में जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, और ऐसे ही मैं PIB का थर्ड वीक वाला भी और फोर्थ वाला भी आपको ले आऊंगा जल्द से जल्द। बस आप इसको जरूर से जरूर देखते रहिए, और PDF इसकी मैं शेयर कर दूंगा। बाकी आपको पता है दोस्तों, मैं आपको बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ कि स्टडी IQ पर ये बैच शुरू हो चुका है। बहुत 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 बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप 11 जुलाई से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। रोज सुबह 8 बजे क्लासेस होंगी। कोड क्या यूज़ करना है, PRT लाइव कोड यूज़ करना है। 18,999 रुपये में आपको क्लासेस मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। यहाँ पर प्रशांत तिवारी PDF, ये टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।